हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सेकंड पार्ट ऑफ अर्ली ह्यूमंस वर्सेस मॉडर्न ह्यूमंस। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कंपेयर किया था हंटर गैदरर्स वर्सेस फूड प्रोड्यूसर्स, देन केव रॉक शेल्टर्स वर्सेस हाउसेस, देन रॉ फूड वर्सेस कुक्ड फूड। और इस वीडियो में यानी कि इसके सेकंड पार्ट में हम कंपेयर करेंगे पेंटिंग ऑन रॉक्स वर्सेस ऑन पेपर एंड कैनवास, और हम कंपेयर करेंगे नोमैडिक लाइफ वर्सेस सेटल्ड लाइफ, देन स्टोन टूल्स वर्सेस मॉडर्न टूल्स, and lastly we will compare that what early humans ate versus what we eat now. So let's start the video. Painting on rocks versus on paper and canvas. So stone paintings can survive for thousands of years, where the paper and canvas paintings cannot stay for a long period of time. तो स्टोन पेंटिंग्स ना हज़ारों साल तक सरवाइव कर सकती हैं। अगर हम उसे 1000 साल पहले अगर मैं कोई पेंटिंग अभी बनाऊंगी तो वो आने वाले 1000 सालों तक रहेगा, अगर वो पेंटिंग मैंने स्टोन पर बनाई है। वहीं अगर कोई पेंटिंग है जो पेपर या कैनवस पर ड्रॉ की गई है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अगर मान लो आपने पेपर पर ड्रॉ किया है तो वो अगर उस पर पानी पड़ेगा तो वो गीली हो जाएगी एंड पेंटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी पेंटिंग आपने पेपर पे किया है और वो फट जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा। तो पेपर पे तो पेंटिंग्स ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती हैं, बट कैनवस पर थोड़े समय के लिए टिक जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हम कंपेयर करें स्टोन पेंटिंग से तो 1000 ऑफ ईयर्स के लिए नहीं टिक पाती हैं, कुछ सालों तक रहेंगी एंड देन उसके बाद वो भी ख़राब हो जाएंगी। सो इन द पास्ट humans used to scratch and then draw on the walls of the cave. But today, people use acrylic and oil colors which are suitable for canvas and paper. तो पुराने ज़माने में अराउंड पैलियोलिथिक एज, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, वो स्टिक से या फिर पत्थर से ना जो केव्स थी गुफा उसके बेसिकली वॉल्स पर स्क्रैच करते थे एंड कुछ कुछ तो बनाते थे। तो वो ऐसा लगता था कि कुछ शो करने की कोशिश की जा रही है, कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है स्क्रैच करने के थ्रू। तो क्या करते थे वो लोग, स्क्रैच करते थे एंड उससे कुछ कुछ बनाते थे एंड वो क्लिक पेंटिंग टाइप लगता था थोड़ा। बट अभी यानी आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, लोग एक्रेलिक और ऑयल बेस्ड कलर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक्रेलिक कलर्स और ऑयल बेस्ड कलर्स यूज़ करते हैं, जो कि कैनवास और पेपर के लिए सुटेबल होता है। सो दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन ऑफ एवरीडे लाइफ। कौन सी पेंटिंग्स, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टोन पेंटिंग की। सो स्टोन पेंटिंग डिपिक्ट सीन ऑफ द एवरीडे लाइफ, showing dancing, hunting, playing and etc. We can draw and depict whatever we want on a canvas and on a paper. तो जो स्टोन पेंटिंग्स होते थे ना बेसिकली केव पे जो पेंटिंग की जाती थी वो क्या डिपिक्ट करती थी, वो सीन्स को डिपिक्ट करती थी जो उनके डेली रूटीन में होता था। तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, अर्ली ह्यूमंस कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन था तो डांस करते थे, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो हंटर गैदरर्स थे तो वो एनिमल्स का हंट करते थे, और खेलते थे, क्योंकि उनके पास बेसिकली वो नोमैड्स थे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, हंट करते थे, और सेरेमोनियल ओकेजन है तो डांस करते थे, खाते थे, सोते थे, उनका कोई काम नहीं था तो वो प्ले करते थे। और भी काफ़ी सारे जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे पास्ट में वो लोग स्क्रैच करके शो करते थे। वहीं अगर हम कैनवास और पेपर की बात करें तो हम उन पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें मन करे। बेसिकली हमें जो मन करेगा, हमें जो चाहिए हम वो ड्रॉ कर सकते हैं पेपर और कैनवास पर, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी होता है बिकॉज बेसिकली हम जब वॉल पर स्क्रैच करते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू जब हम पेंट से ड्रॉ करेंगे पेपर और कैनवास पर। सो rock painting is hard to do because rock is not a smooth and plain surface.
it takes much time. Where canvas painting is easier than rock painting because a canvas is smooth and plain, so it is also time consuming. तो जो रॉक पेंटिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है करने के लिए, क्योंकि पत्थर ना ही तो स्मूथ होता है और ना ही एक प्लेन सरफेस है जिस पर हम ड्रॉ कर सकें ईजीली। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिकली टाइम लेता है। एंड या तो अभी तो क्या होता है, बेसिकली हम लोग स्क्रैच नहीं करते हैं। स्टोन पेंटिंग होती है तो हम लोग एक्रेलिक एंड ऑयल बेस्ड कलर्स ही यूज़ करते हैं। बट पहले अर्ली ह्यूमन्स जब स्क्रैच करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था और टाइम तो बहुत ज़्यादा वो कंज्यूमिंग था। ओके, और अगर हम कैनवास पेंटिंग की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है और काफ़ी कम टाइम लेती है कंपेयर टू रॉक पेंटिंग, क्योंकि कैनवास या फिर अब पेपर की बात करें तो एक स्मूथ सरफेस है और बिल्कुल प्लेन है, तो उस पर हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे राइट ब्रश से तो काफ़ी ईजिली वो ड्रॉ होगा। और ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। अगर आप एक छोटी मोटी सीनरी बना रहे हो बच्चों के लेवल की, तो वो जल्दी बन जाएगा, बेसिकली अराउंड 20 या 25 मिनट्स लगेंगे। बट वहीं अगर आप थोड़ा आर्टिस्टिक लेवल का सीनरी बना रहे हो या फिर किसी का स्केच बना रहे हो, तो उस टाइम वो ज़्यादा टाइम लेगा। सो या इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ड्राइंग एंड व्हाट यू वांट टू ड्रॉ बेसिकली। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन के लिए, वो है नोमैडिक लाइफ वर्सेस सेटल्ड लाइफ। So nomadic people travel from one place to other in search of their requirements and do not make a permanent settlement, where the sedentary lifestyle or society is a way of living where people are permanently settled in one place. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। क्यों? क्योंकि अब मान लो वो अपने एरिया में रह रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंटिंग की, बहुत ज़्यादा वहाँ के सोर्सेस को यूज़ किया, और अगर मान लो वहाँ पे उन्होंने जितने भी फ्रूट्स थे और वेजिटेबल्स थे उनका यूज़ किया। अब उनका जो ब्रेन था उतना वेल डेवलप्ड था ही नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं था कि हम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, फार्मिंग होता क्या है, क्रॉप्स को वापस कैसे उगा सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में। सो उनके जितने भी सोर्सेस थे वो ख़त्म होते गए फूड के। अब जब वहाँ पे कुछ सालों बाद उन्हें रिज़ल्ट में क्या मिला कि वहाँ पर अब ज़्यादातर चीज़ें बची ही नहीं थी, एडिबल चीज़ें, जिससे वो हम अपनी जो लाइफ है बेसिकली वो सरवाइव कर सकें। सो उन्होंने वहाँ उस प्लेस को छोड़ दिया एंड वहाँ से कहीं और शिफ्ट उन्होंने किया एंड वो वहाँ पर रहने लगे। फिर जब दूसरी जगह पर भी सेम सिचुएशन आई, सब ख़त्म हो गया, तो वहाँ से तीसरी जगह, तीसरी में भी सेम सिचुएशन आई, तो वहाँ से चौथी जगह। तो वो नोमैड्स थे और उन्होंने कभी भी कोई परमानेंट सेटलमेंट किया ही नहीं। ठीक है, वहीं पर जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है या फिर हम उसे सोसाइटी जो बोलते हैं, वो एक ऐसा तरीका है रहने का जहाँ पर लोग परमानेंटली सेटल्ड वे में एक जगह पर रहते हैं और यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं करते रहते हैं हर 1-2 साल में। अब वो अलग बात है कि कोई जॉब कर रहा है, उसकी पोस्टिंग आई तो उसे इस जगह से उस जगह करना पड़ेगा। सो या वो अलग बात है, बट स्टिल एक जो सेटल्ड लाइफ होती है वो एक जगह पर बेसिकली हम जब परमानेंटली रहते हैं, हमें सारे सोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे फुलफ़िल होती हैं और वहाँ पर हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो बेसिकली हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। इसके बाद people in past used to live a nomadic life, mostly living in caves or under trees. So people now prefer to live a settled life and do job rather than moving around or basically changing place. तो जो पुराने ज़माने में लोग थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, बेसिकली ज़्यादातर या तो वो केव्स में रहते थे या फिर पेड़ों के नीचे, केव्स यानी कि गुफाओं में रहते थे। सो क्योंकि वो इसलिए रहते थे क्योंकि पास्ट में जो अर्ली ह्यूमंस थे, मैंने बताया, वो उतना उनका ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं था, उनको उतना समझ नहीं थी कि हम बेसिकली क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एंड हम जो भी हमारा फूड है उसे बेसिकली रीग्रो कर सकते हैं। उन्होंने कोई फ्रूट खाया, उसके जो सीड्स होंगे उसे वो वापस से उगा सकते हैं, उनको इतना नहीं पता था। तो इसीलिए पहले जो लोग थे पास्ट में इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे और नोमैड्स थे। ठीक है, एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। बट आज जो लोग हैं अभी के ज़माने में प्रेफर करते हैं कि वो एक सेटल्ड और परमानेंटली जगह पर रहें, एक सेटल्ड लाइफ जिएं और
कोई जॉब करें जिससे उनका टाइम भी कटे एंड या उनकी बेसिकली हम बोल सकते हैं कोई सैलरी भी आए जिससे वो अपना बेसिकली सर्वाइव कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं रैदर देन मूविंग अराउंड और चेंजिंग प्लेस। यानी कि अपना बेसिकली एक जॉब करना चाहते हैं, एक सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं, ना ही कि यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं और बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना चाहते हैं। It can be difficult to maintain a routine for people who live a nomadic life because the environment changes often. While living in a fixed location allows individuals to establish permanent structures, cultivate crops and build communities. तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर कोई नोमैडिक लाइफ जी रहा है, ठीक है, अपना रूटीन बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ कभी कभार हम जब प्लेसेस चेंज करते हैं, बेसिकली जो नोमैड्स थे वो जब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे और उनका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा बदल जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बेसिकली मान लो कि अभी के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि वो मान लो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में वो हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अब उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, फिर वो नॉर्थ में गए, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा बेसिकली वेस्ट की साइड गए एंड वो और आगे ट्रैवल करते रहे, तो बेसिकली वो कहाँ पहुँच जाएंगे, एकदम इंडिया के नॉर्थ में। और वहाँ पे कैसा वेदर और इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा, राइट। सो उन्होंने बेसिकली वो नोमैड्स थे, उन्होंने एक जगह से 10 जगह ट्रैवल किया एंड उनके इन्वायरमेंट में चेंज आया, वेदर में चेंज आया, तो उनका रूटीन भी कभी बन ही नहीं पाता था क्योंकि वो हमेशा अपनी प्लेस चेंज करते रहते थे। तो वो बेसिकली एक नोमैडिक लाइफ जीना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट था। वहीं अगर आप कोई फिक्स्ड लोकेशन में रह रहे हो तो आप कुछ भी अपने मन से बेसिकली परमानेंट अपने हिसाब से बेसिकली आप अपना रूटीन बना सकते हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास आपकी सैलरी आएगी एंड आप जो चाहो वो कर सकते हो। बेसिकली आप अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हो एंड आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एक सेटल्ड लाइफ जो है वो जी रहे हो, सबसे अच्छी बात है। और ये अलाउ करेगा हर एक को तो अपना वो स्टैब्लिश कर सकता है बेसिकली परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्रॉप्स कल्टीवेशन इंक्लूड करता है और आप अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ भी बना सकते हो। अब क्योंकि आपकी सैलरी आ रही है तो आप वहाँ पर एक छोटा मोटा घर बना सकते हो, वहाँ पे परमानेंटली रह भी सकते हो। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन के लिए, दैट इज स्टोन टूल्स वर्सेस मॉडर्न टूल्स। सो स्टोन टूल्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रीहिस्टोरिक कल्चर्स सच एज द स्टोन एज एंड आर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स और स्टोन, where the modern tools on the other hand use cutting edge technology to enhance human capabilities. So जो stone tools होते हैं ना वो basically associated होते हैं prehistoric culture से, और बेसिकली जैसे कि प्रीहिस्टोरिक कल्चर में हम बोल सकते हैं स्टोन एज, और ये बने हुए होते हैं स्टोन से या फिर जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं ना, जो नेचर में अपने आप ही जो मटेरियल्स होते हैं उन्हीं से बने होते हैं। और मॉडर्न टूल्स की बात करें दूसरी साइड पर तो ये यूज़ करते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो एनहांस करता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को। आगे बढ़ते हुए, stone tools can be more durable than modern tools which can break or wear out over time, where modern tools can be more efficient and precise than the stone tools. तो जो स्टोन टूल्स होते हैं यानी कि पत्थर के बने हुए टूल्स वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा बेसिकली लंबे समय तक चलते हैं कंपेयर टू जो मॉडर्न टूल्स हैं यानी अभी के टूल्स। तो जो स्टोन टूल्स हैं ना वो ज़्यादा समय तक टिकते हैं एंड दे कैन विच कैन ब्रेक और वियर आउट ओवर टाइम,
मॉडर्न टूल्स की बात करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये प्रिसाइज होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्टोन टूल्स. Stone tools are mostly made from ground stone or knapped stone, where the modern tools are made up of steel, metal, carbides, ceramics, including diamond-like materials. तो जो स्टोन टूल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ग्राउंड के यानी ज़मीन के पत्थर होते हैं या फिर नैप्ड स्टोन. नैप्ड बेसिकली एक टाइप का स्टोन होता है, तो ज़मीन के पत्थर या फिर नैप्ड स्टोन से ज़्यादातर बने होते हैं जो स्टोन टूल्स होते हैं वो. वहीं पर जो मॉडर्न टूल्स होते हैं ना वो स्टील, मेटल कार्बाइड्स, सेरामिक्स, ठीक है, ऐसे बेसिकली इन चीज़ों से बने होते हैं और बेसिकली ऐसी चीज़ जो डायमंड जैसी होती हैं. डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल से मॉडर्न टूल्स बने होते हैं, यानी आज के जो टूल्स होते हैं वो. So some of the techniques of making stone tools are stone on stone, pecking and etc. Where the process of making modern tools typically involves design and production. तो कुछ जो टेक्निक्स थी जो पास्ट में अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए, तो दो फेमस टेक्निक्स हैं स्टोन ऑन स्टोन, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी एक वीडियो में समझाया भी है, अर्ली ह्यूमंस वाली वीडियो में. उसमें आप देख सकते हो, जो आई गेस आज से मैंने 1.5 या 2 महीने पहले अपलोड की थी वो. और एक और टेक्निक है पेकिंग. सो ये दो टेक्निक्स ज़्यादा फेमस हैं, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिससे स्टोन टूल्स उस समय बनाए जाते थे. और अगर बात करें मॉडर्न टूल्स कैसे बनते हैं, तो उनका जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन और प्रोडक्शन. यानी कि बेसिकली उसे डिज़ाइन देना एंड देन उसका प्रोडक्शन करना. सो आई होप यू ऑल गॉट इट. Now we will compare what early humans ate versus what we eat now. So the diet of the earliest humans was probably somewhat similar to the diet of modern chimpanzees. ठीक है. So omnivores including large quantities of fruits, leaves, flowers, barks, insects and meat. तो जो सबसे पहले जो humans थे उनकी जो डाइट थी वो कुछ मिलती जुलती थी जो आज के चिंपैंजीज़ हैं. यानी अभी के चिंपैंजीज़ और पहले के ह्यूमंस यानी अर्ली ह्यूमंस की जो डाइट थी दोनों की कुछ कुछ मिलती जुलती है. उस समय ओमनीवोर्स में इंक्लूड करते थे बेसिकली वो काफ़ी सारे फ्रूट्स खाया करते थे, काफ़ी सारे लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स, बाक्स यानी कि जो पेड़ की जो सबसे ऊपर की ब्राउन कलर की लेयर होती है ना उसे बार्क कहते हैं, वो इंसेक्ट्स और मीट खाया करते थे. अभी जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, नाउ ह्यूमंस कैन बी ओमनीवोर और हर्बीवोर. Humans who only eat plant-based foods are called herbivores, and humans who eat both plant and animal-based foods are called omnivores. तो अभी जो ह्यूमन है उन्होंने बेसिकली वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स. तो जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं यानी कि जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स. और ऐसे लोग जो प्लांट और एनिमल बेस्ड दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है, यानी कि वो मीट भी खाते हैं एंड वो प्लांट बेस्ड चीज़ें भी खाते हैं, सो उन्हें हम ओमनीवोर्स बोलते हैं. मूविंग अहेड, इन पास्ट humans did not had much options because their brains were not well developed, and before the discovery of fire they did not knew how to cook food. But now there are a lot of varieties of food items that we eat now. So some vegetables are first cooked and then eaten, while some of them are eaten raw as salads like carrots, radish and etc. तो पहले जो इंसान थे, जो पहले के ह्यूमंस थे, उनको बेसिकली उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे खाना में, लाइक फूड आइटम्स में उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे खाने के लिए. क्योंकि उस समय उनका जो ब्रेन था उतना डेवलप्ड नहीं था जितना आज हम लोग का ब्रेन डेवलप्ड है. सो जो फायर की डिस्कवरी थी उससे पहले उनको
ये भी नहीं पता था कि हम बेसिकली खाना जो है उसे कुक करके खा सकते हैं, तो वो टेस्ट बेटर करेगा एंड काफ़ी सारे हमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे एंड उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे। तो उन्हें ये नहीं पता था। और ये उन्हें कैसे पता चला आप सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जब फायर की डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने आग जलाई थी बेसिकली गर्म महसूस करने के लिए जब ठंड होती थी। सो या जब उनको ठंड लगती थी तो उन्होंने आग जलाया था। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो बेसिकली उनका एक मीट का पीस जो है जाकर फायर में, उस बॉन फायर में, आग में जाकर गिर गया था एंड जब उन्होंने वो पीस निकाला तो वो कुक हो गया था एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने खाया तो वो ज़्यादा टेस्ट बेसिकली ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा था एंड या उनको अच्छा लगा। तो उसके बाद से उन्होंने हमेशा मीट को पका कर खाया। सो या ये माना जाता है कि ऐसे जो है फायर की डिस्कवरी के बाद उनको पता चला था कि खाना पकाते कैसे हैं। बट अगर हम आज की बात करें सो अभी इतनी सारी वेराइटीज़ हैं खाने की। अब कोई वेजिटेबल भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल पटेटो, तो आलू के साथ भी इतनी सारी डिशेस बनाई जाती हैं। मतलब कि कोई वो ही नहीं है, मिक्स वेज में आलू डाला जाता है, ठीक है, मटर आलू में डाला जाता है, गोभी आलू में डाला जाता है। तो एक चीज़ से इतनी सारी वेराइटीज़ बन गई हैं। सो या अब काफ़ी सारी वेराइटीज़ हो गई हैं। कुछ वेजिटेबल्स को हम पहले पकाते हैं एंड देन खाते हैं, जैसे कि एग प्लांट, पटेटो, ये कुछ बेसिकली वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम पहले पकाते हैं एंड देन खाते हैं। कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कि गाजर, मूली और क्यूकम्बर, ठीक है, और बीटरूट एंड टमेटोज़ ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं जिन्हें हम अपने सैलड में इंक्लूड कर सकते हैं एंड बेसिकली इन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। मूविंग अहेड ऑन द लास्ट paragraph, basically last topic. So the early humans used to hunt for food. They also used to collect edible sources of plants. But now humans can simply go to the market and buy whatever they want. Today each and every food item is available in markets. तो पहले जो ह्यूमंस थे, पहले के जो इंसान थे, ठीक है, पैलियोलिथिक एज में वो क्या करते थे, एनिमल्स का हंट करते थे फूड के लिए और जितने भी प्लांट बेस्ड भी एडिबल सोर्सेज थे उनको कलेक्ट करते थे। एडिबल यानी कि ऐसे सोर्सेज जिन्हें हम खा सकते हैं, राइट। सो अब क्या होता है, हम लोग सिंपली मार्केट जा सकते हैं, मार्केट में जो चाहिए वो ख़रीद सकते हैं एंड घर ला सकते हैं। और अब तो मार्केट में हर एक चीज़ खाने की उपलब्ध है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी हमें चाहिए हम सिंपली कलेक्ट बेसिकली वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। हमें कोई भी हंट करने की, कुछ भी बेसिकली कलेक्शन या फूड सोर्सेज को गैदर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल टॉपिक। तो ये सेकंड पार्ट था जिसमें हमने सारे लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिया है एंड फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वो देख सकते हो एंड वी विल मीट अगेन in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.